हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट को क्यों पास किया गया था और वो क्या था। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि अब इंडियंस को भी गवर्नमेंट में कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब इनको कुछ शामिल करना चाहिए, अदरवाइज ये हमें पीट पीट कर लहूलुहान कर देंगे और हम यहाँ जल्दी से भगा देंगे। इसके बाद फिर 1861 काउंसिल एक्ट आया, जिसमें भारतीयों को शामिल किया गया गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। इस एक्ट के फीचर इस प्रकार हैं और इस तरीके से हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभी भी मेजोरिटी किसकी थी? ऑफिशियल्स की थी। ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा एक नॉमिनेट कह सकते हैं, लेकिन नॉमिनेशन तो नहीं था, वो होते हैं नॉन ऑफिशियल। और जो गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कहते हैं ऑफिशियल मेंबर्स। एक अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए एक नॉमिनेशन की तरह मेंबर थे नॉन ऑफिशियल्स। ठीक है। सेकंड, it increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussion the budget and addressing question to the executive। पहले क्या था, वो बजट पे डिस्कशन नहीं कर सकते थे, अपनी बस थोड़ी बहुत राय दे सकते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, अब डिस्कशन भी कर सकते थे और क्वेश्चन को भी अपने एड्रेस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव को कि इसमें आप इस बजट में यह चेंजेस कीजिए और कुछ इस तरीके से ऐड कीजिए, या कुछ इसको लेस कीजिए, घटाइए या बढ़ाइए। तो इस एक्ट के द्वारा इंडियंस को ये पावर दी गई थी। थर्ड में हमारा है, it provided for the nomination of some non-official members of the central legislative councils by the viceroy on the recommendation of the provincial legislative councils and the Bengal Chamber of Commerce, and that of provincial legislative councils by the governors on the recommendation of the district boards, municipalities, universities, trade associations, जमींदार्स and chambers। इसमें क्या था, अब जो है वाइसराय नॉमिनेशन भी कर सकता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसराय। किसके रिकमेंडेशन पर? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पर, कॉमर्स बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पर, दैट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पर? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के रिकमेंडेशन पर, म्यूनिसपैलिटीज के रिकमेंडेशन पर, यूनिवर्सिटीज़ के रिकमेंडेशन पर, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स एक्सेट्रा। This act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up of the some non-official seat both in the center and provincial legislative councils। मतलब एक क्या हुआ था, इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, सिर्फ थोड़ा सा ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, इसलिए लिमिटेड फॉर्म में हुआ था। इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, किसमें? वो भी किसमें? नॉन ऑफिशियल्स जो सीट्स थी उनको लेकर। नॉन ऑफिशियल जो थी वो भारतीयों के लिए थी, उसमें थोड़ा सा इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउएवर नॉट यूज इन एक्ट। यूज नहीं हुआ था, लेकिन ये अभी भी यूज नहीं हुआ था, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इस पर भी पीटी का। द वर्ड इलेक्शन यूज नहीं हुआ था, इसमें वर्ड इलेक्शन अभी भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है। द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन बॉडीज के रिकमेंडेशन पर इसमें नॉमिनेशन होता था। आई होप दोस्तों ये आपको सेशन अच्छा लगा हो और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हम डायरेक्ट मिलेंगे। डायरेक्ट में क्या होता है, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट हो जाएंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।